और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं नागपुर, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस समय पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। G20 हुआ था, वहां रखी गई थी। ऐसा एक प्रसंग हमको एक झलक देके गया कि हमारा स्थान आज दुनिया में क्या बना है। हमारे नेतृत्व के कारण भारत का एक विशिष्ट स्थान दुनिया के अग्रणी देशों में बन गया। इसको हमने अनुभव किया। ऐसा अभिनंदनीय कार्य हमारे सामने हुआ है। और केवल उसी इसमें नहीं, हमारे खिलाड़ी भी इस बार आशियाई खेल हुए 100 से अधिक, इस भाषण को लिखते तक 107 पदक, 28 स्वर्ण, रौप्य पदक 38 और 41 कांस्य हमारे खिलाड़ियों ने जीते। हमारा देश सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, ये हम देख रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी हमारी, हम 5वें नंबर पर 10वें से ऊपर उठकर आ गए इकोनॉमी। डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग किया गरीबों के कल्याण में, सारी योजनाएं नीचे तक पहुंची, उसके लाभ, ये सारी बातें हमने की। स्टार्टअप्स की क्रांति जैसे हो गई सभी क्षेत्रों में, केवल टेक्नोलॉजी में नहीं, कृषि हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, सर्वत्र यह प्रगति भी हमने देखी है। और इसलिए हमको बड़ा आनंद लगता है कि हाँ, आगे बढ़ रहे हैं। और केवल भौतिक बातों में नहीं, राष्ट्र का पुरुषार्थ उस राष्ट्र की अपनी धरोहर के आधार पर अपने वैश्विक प्रयोजन के सिद्ध करने वाले आदर्शों के आधार पर होती है। उनको हम देखते, उनका अनुकरण करते, तब आगे बढ़ते। हमारे संविधान के पृष्ठ पर जिनका चित्र है वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को। यह प्रसंग हम देखने वाले हैं। उसमें सब लोग तो आ नहीं सकेंगे, सुरक्षा की बात रहेगी, वहां के व्यवस्थाओं की बात रहेगी। धीरे धीरे बाद में जाएंगे अपनी अपनी सुविधा से। परंतु उस दिन अपने सारे देश में हम अपने अपने जगह, अपने छोटे छोटे मंदिरों में ऐसा वातावरण बना सकते हैं। भगवान राम धर्म की मर्यादा के प्रतीक है। समाज में सब लोगों को अपनाने वाले भगवान राम थे। भगवान राम करुणा के प्रतीक है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आत्मीयता का, सर्वसमावेशकता का, समरसता का, प्रेम का, स्नेह का वातावरण, धार्मिकता का वातावरण सर्व देश में बने, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम अपने जगह पर तो हम कर ही सकते हैं। परंतु ये सारे प्रसंग भारत का एक अमृत काल देखने का सौभाग्य हम सबको मिला है। और इसलिए शताब्दियों की संकट परंपरा को पार हमने किया है और हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ध्यान में आता है। हमने सदाचार, अहिंसा की शिक्षा देने वाले भगवान महावीर जी का 2550वां वर्ष हम संपन्न कर रहे हैं। हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका 350वां वर्ष हम संपन्न कर रहे। महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने के लिए, योग्य बनने के लिए हमको फिर से अपने मूल की ओर खींचा और उसकी स्पष्ट और यथार्थ कल्पना दी। रूढ़ी कुरीतियों को बाजू रखकर वास्तविक अर्थ क्या है वो बताया। उनका 200वां वर्ष हम संपन्न कर रहे। ऐसे ही रानी दुर्गावती, भारतीय महिलाओं की शक्ति, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम,
प्रशासकीय कुशलता, प्रजाहित दक्षता, इसका परिचय देने वाली उनका 500वां वर्ष, और साथ साथ भक्ति का परिचय देने वाली संत मीराबाई, इनका 550वां वर्ष। ये अभी हम संपन्न करने वाले हैं, आगे उनका वर्ष है। ऐसे ही अपने राजनीतिक प्रशासन की कुशलता के साथ साथ, प्रजाहित दक्षता के साथ साथ, जो अपने जीवन को सामाजिक विषमता के निर्मूलन के लिए लगा चुके, ऐसे है कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज का, उनका भी 150वां जयंती वर्ष हम मना रहे। अभी अभी हमने संपन्न किया, तमिलनाडु में एक संत हो गए, वल्ललार जी, श्री रामलिंगम वल्ललार जी। उन्होंने अपने जवानी से ही स्वतंत्रता की अलग समाज में जगाना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो दरिद्रता दिख रही, भूखे लोग दिख रहे, वो अंग्रेजों के गुलामी के प्रतीक है, और उसका उपाय मैं करूंगा। तो उन्होंने पहले अन्नदान प्रारंभ किया। उस समय तमिलनाडु में जो चूल्हा उन्होंने अन्नदान के लिए जलाया, वो आज भी जल रहा है और वहां अन्नदान कार्यक्रम चल रहा है। आध्यात्मिक सांस्कृतिक जागृति के आधार पर सामाजिक समता और स्वतंत्रता का संदेश देने वाले वल्ललार जी की भी 200वां वर्ष अभी संपन्न हुआ, अक्टूबर में पूरा किया। इन सब महापुरुषों के द्वारा हमको ये संदेश मिलते हैं सामाजिक समरसता के, स्व के गौरव के, अपने परंपरा के, दुनिया को देने के लिए हमारे पास क्या क्या है उसके। जैसे हमारे प्रमुख अतिथि जी ने उल्लेख किया, हमारे हर बात में हमारा स्व है, संगीत में है, अन्न में है, सारी बातों में है। उसको दुनिया को देने का समय आ गया है, और इसलिए उस स्व का गौरव धारण करके, स्व के आधार पर देश का एक यशस्वी जीवन खड़ा करके बताना संपूर्ण दुनिया को, ये हमारा कर्तव्य बनता है। और उसके साथ साथ वो आज के विश्व की आवश्यकता भी है। आज का विश्व 2000 साल सुख की खोज में अनेक प्रकार के प्रयोग करके थक गया, और वो कहता है कि हमको रास्ता चाहिए, क्योंकि विश्व में अनेक समस्याएं हैं जिनका हल उनको नहीं मिला। स्वार्थ और कट्टरपन के चलते कलह चलते हैं, उसका कोई हल नहीं दिख रहा। विश्व ने प्रयास किया सबको एक रंग में घोलने का, सब में यूनिफॉर्मिटी लाने का, एकरूपता लाने का। वो यशस्वी हो नहीं सकता, क्योंकि सृष्टि बनी है विविधता, वो विविध ही रहेगी। विविधता में एकता कैसे आएगी, उसका कोई आधार उनके पास नहीं है। और इसलिए स्वार्थ तो रहता ही है, कट्टरपन भी रहता है, उसको चलते एक उन्माद पैदा हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है, उसके संघर्ष चल रहे हैं। स्वार्थों के टकराव और अतिवादिता के कारण युद्ध चलते हैं, उसका कोई उपाय नजर नहीं आता। प्रकृति विरुद्ध जीवन शैली, जीवन में स्वैरता, अनिर्बंध उपभोग, आत्यंतिक व्यक्तिवाद, अमर्याद शोषण, अधूरी दृष्टि के कारण उपजने वाले ये सारे दोष है। उसके चलते जो समस्याएं पैदा हुई है पर्यावरण की वगैरह, विश्व को उसका रास्ता नहीं दिख रहा है, और उसकी भी अपेक्षा है कि भारत रास्ता दिखाए। भारत को अपने देश में इन समस्याओं का निराकरण करके रास्ता दिखाना होगा। अपने देश में भी ये समस्याएं हैं, बड़ी बात नहीं। समस्या होना कोई गलत नहीं, जीवन में समस्या रहती है, और हम आज दिखा रहे हैं कि हम सामना करके उन समस्याओं का उपाय करेंगे। हमारे यहां भी रहती है समस्या, पर्यावरण की समस्या हम देखते हैं, संकट हम पर भी है। अभी हिमालय क्षेत्र में जोशीमठ में घटनाएं हुई, हिमाचल प्रदेश में घर धंसने लगे, उत्तराखंड में हुआ, पूरे हिमाचल क्षेत्र में
ये जो प्रकृति का प्रकोप दिखता है, चर्चा करते लोग कि क्या होगा, यहां भी गड़बड़ हुई तो कैसे होगा, कोई बड़ा संकट आने वाला है क्या? आने वाला होगा तो होगा, लेकिन डरने की क्या बात है, उसका उपाय करने की बात है। महत्वपूर्ण क्षेत्र है, हमारी उत्तर सीमा इस क्षेत्र से बनती है। हमको सीमा सुरक्षा का भी विचार करना पड़ेगा। इस क्षेत्र में उत्तर भारत की सारी बड़ी नदियां जल लाती है, चीन को भी जल ले जाती है, दक्षिण पूर्व एशिया को भी जल ले जाती है। इस क्षेत्र का खराब होना, इसका मतलब हमारी जल व्यवस्था का खराब होना होता है। तो जल सुरक्षा का भी विचार करना पड़ेगा, पर्यावरणीय स्वास्थ्य का भी विचार करना पड़ेगा। उत्तर को हिमालय की दीवार खड़ी है, इसलिए हमारे यहां 6 ऋतु चलते हैं। वर्षा होती है मौसमी हवाओं के कारण, वो हवाएं वहां टकराती है, फिर से भारत में वापस आती है, जाते समय आते समय वर्षा होती है। इसमें अगर बदल हुआ तो पर्यावरण का संकट भी है, और इसलिए दक्षिण पूर्व एशिया की दृष्टि से, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से उस क्षेत्र में चीन दस्तक दे रहा है। जल सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा, कुल मिलाकर अपने देश के स्वास्थ्य के लिए उस हिमालय क्षेत्र का एक क्षेत्र के नाते अलग सा विचार करते हुए इसको कैसे करना, इसको हमको तय करना पड़ेगा। ये तो एक क्षेत्र विशेष की समस्या हो गई, परंतु कुल मिलाकर ही हम अगर देश की स्थिति देखते हैं तो देश आगे बढ़ रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आगे जाना है, लेकिन आगे जाते समय दुनिया को नया रास्ता दिखाना है अपने स्व के आधार पर। तो हम लोगों को दुनिया की नकल नहीं करनी है, हम लोगों को अपना रास्ता बनाना है। बाकी बातों का प्रयोग दुनिया ने कर लिया, हमको आज के समय में अपनी बातों के आधार पर एक यशस्वी प्रयोग दुनिया को देना है। देश का जीवन कैसे खड़ा किया जा सकता है स्व के आधार पर, और ये नहीं कि हम नहीं कर रहे, हम कर रहे। सरकारी नीतियों में भी ये प्रकट हो रहा है। नई अंग्रेजी में कहते हैं इनोवेटिव, ऐसे उपाय करके अपना देश आगे बढ़ रहा है। नीतियां ऐसे चल रही है, लेकिन प्रशासन ने भी ऐसा चलना चाहिए। तो प्रशासन के दिमाग में ये बात चाहिए, वो पूरी है ऐसा लगता नहीं, उनको तैयार होना पड़ेगा। और शासन प्रशासन तो अपना काम कर ही लेंगे, परंतु समाज को भी करने की आवश्यकता है। समाज को भी अपने स्व का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये समझ में आना चाहिए कि हमारी सब बातों में हमारा स्व है, इसलिए हमारी कौन सी बातें काल सुसंगत है उनको रखना चाहिए। कौन सी ऐसी बातें दुनिया में चल रही जिससे हमको सीखना है, उसको हमको लेना है, परंतु देशानुकूल बनाकर लेना है। और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारी अपनी है, वो समयानुकूल है कि नहीं, काल सुसंगत है कि नहीं, ये देखते हुए उनमें आवश्यक परिवर्तन करते हुए, जो काल बाह्य हो गई उनको छोड़ते हुए, हमको भी अपने आचरण को बदलकर आगे चलना चाहिए। क्योंकि संपूर्ण देश को आगे बढ़ना है तो शासन की स्व आधारित युगानुकूल नीति बन रही है, धीरे धीरे ही बनेगी। गलत नीति पर पोथी निष्ठता के कारण या भ्रामक कल्पनाओं के कारण इतना आगे चले गए थे, एकदम अबाउट टर्न नहीं हो सकता। ऐसे हम गए, अब धीरे धीरे मुड़ रहे, वो काम होगा, परंतु उसके साथ साथ हमको प्रशासन की तत्पर सुसंगत लोकाभिमुख कृति चाहिए। और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है समाज का मन वचन कर्म से सहयोग और समर्थन। इससे देश की स्थिति में परिवर्तन आएगा।
आज की हालत में अपने मूल्यों पर हम खड़े होकर अगर परिवर्तन लाते हैं तो उससे दुनिया को नया रास्ता मिल जाएगा। अब ये हम करने लगे, लेकिन थोड़ा और एक बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। दुनिया में कुछ लोग हैं, भारत में भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत खड़ा हो, और इसलिए समाज में कैसे विभेद पैदा करना, समाज की सामूहिकता जो निर्माण हुई उसको कैसे तोड़ना, अलगाव और टकराव कैसे पैदा करना, ऐसा वो प्रयास करते हैं। अपनी असावधानी के कारण, अपने अविवेक और परस्पर अविश्वास के कारण हम भी कभी कभी उसमें फंस जाते और अप्रत्याशित उपद्रव खड़े हो जाते। क्योंकि भारत का उत्थान होगा तो कलह मिटेंगे, भारत का उत्थान होगा तो दुख जाएगा, शोषण जाएगा। इनके आधार पर अपने स्वार्थ का धंधा करने वाली दुनिया की और अंदर की जो ताकतें हैं, भारत बड़ा होने से उन पर मर्यादा आएगी, वो अपने खेल नहीं खेल सकेंगे। इसलिए इनका निरंतर विरोध चलता है। विरोध करने के लिए किसी विचारधारा का आवरण ये लोग ओढ़ लेते हैं, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, कोई बड़ा उद्देश्य, मन लुभावन उद्देश्य ऐसा घोषित करते कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य दूसरा ही रहता है, अपना उल्लू सीधा करने का रहता है। और कोई भी हो, किसी भी विचारधारा का हो, वो खाटी संघ वाला हो या कम्युनिस्ट हो, अगर वो प्रामाणिक है, निस्वार्थ बुद्धि से काम कर रहा है, तो उनके लिए वो बाधा ही बनता है। ये जानकर ऐसे सब लोगों का वो विरोध करते हैं। अभी एक नया नाम उनका चलता है दुनिया में, कल्चरल मार्क्सिस्ट या वोक, यानी जगे हुए, वोकिज्म, ऐसे शब्द चलते हैं। नाम तो मार्क्स का लेते हैं, लेकिन 1920 में ही उन्होंने समझा कि मार्क्स ने जो भविष्यवाणी की वैसा होने वाला नहीं है, तो वैसा होने के नाम पर हमारे हाथ में पूरी दुनिया की पकड़ आ जाए, इसलिए तब से ही उन्होंने अपना उद्योग प्रारंभ किया है। इसलिए उसी समय उन्होंने मार्क्स की बातों को भुला दिया और आगे बढ़ रहे। और आजकल वो जो कहते हैं और बोलते हैं और बताते हैं, विश्व की सारी सुव्यवस्था का उनका विरोध है। विश्व में मांगल्य का, संस्कार का, संयम का उनका विरोध है। अनिर्बंध स्वैराचार का वो पुरस्कार करते हैं। ये पुरस्कार सहज हो जाए, जोर से हो जाए, इसलिए माध्यमों को और अकादमियों में अपना वर्चस्व स्थापित कर उनका उपयोग करते हैं। देश की शिक्षा को भ्रष्ट करते हैं, देश के संस्कार को भ्रष्ट करते हैं, राजनीति, सामाजिक वातावरण, इन सबको भ्रम और भ्रष्टता का शिकार बनाते हैं। असत्य, विपर्यस्त और अतिरंजित वृत्त के द्वारा ये भ्रम और द्वेष फैलाना, भय फैलाना आसान हो जाता है। उसके चलते जो झगड़े बनते हैं, उन झगड़ों में उलझाकर समाज को अपनी पकड़ में लाना, अपनी अधिसत्ता में फांसना, ये वो करते हैं। किसी भी राष्ट्र की जनता में ऐसी अनास्था, दिग्भ्रम, परस्पर द्वेष उत्पन्न करने वाली ये जो प्रणाली है ना, अपने यहां चाणक्य नीति में उसका नाम है मंत्र विप्लव। विष से एक आदमी मरता है, बाणों से एक को ही मार सकते हैं, लेकिन मंत्र विप्लव से प्रजा सहित राजा का नाश होता है, ऐसी उक्ति है। ये इन लोगों से हमको ध्यान रखना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। राजनीतिक स्वार्थों के लिए अपने प्रतिस्पर्धी को पराजित करने की जो उद्योग चलते हैं, उसमें इन शक्तियों के साथ गठबंधन करने का अविवेक भी चलता है। यह अपेक्षित नहीं है, लेकिन होता है। और समाज में अगर आत्मविस्मृति है, समाज में अगर अनेक प्रकार के भेद है,
आपस में लड़ाई है, स्वार्थों की प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो फिर उनका काम आसान हो जाता है। और इसलिए इन आसुरी शक्ति को बल न बढ़े ऐसा हमको देखना है। हम इधर उधर की घटनाएं देखते हैं तो ये सहज बात ध्यान में आती है कि ऐसा कुछ है। अभी मणिपुर की परिस्थिति को लेके अभी शांत हो रही है, लेकिन ये आपस में झगड़ा कैसे हुआ? बहुत वर्षों से वहां मणिपुरी मैतेई और मणिपुरी कुकी वो साथ में रहते, अचानक कैसे झगड़ा हुआ? सीमावर्ती क्षेत्र है वो भारत का, वहां पर ऐसा होना, वहां पर अलगाव की बातें खड़ी होना, वहां पर ऐसे आपस में झगड़े होना, इससे किसका फायदा है? बाहर की शक्तियों का भी फायदा है। बाहरी लोग थे क्या करने वाले?